हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो परागकण है उसकी स्ट्रक्चर और परागकण के बारे में हमने कुछ एक बातें सीखी थी। आज हम थोड़े से कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे परागकण से रिलेटेड, और हम यहाँ पे बात करेंगे कि परागकण का परिवर्धन यानी एक तरीके से नर युग्मकोद्भिद है उसका परिवर्धन किस प्रकार होता है उससे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए कौन कौन से फैक्ट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, वो फैक्ट्स अपन बात करेंगे। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ पादपों के परागकण मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग तथा एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इसका एक उदाहरण है पार्थेनियम या गाजर घास। ये पार्थेनियम या गाजर घास जो है इसके परागकण मनुष्य के अंदर एलर्जी तथा श्वसन रोग संबंधी यानी श्वसन संबंधी जो रोग है वो उत्पन्न करते हैं, पार्थेनियम या गाजर घास। देखिए होता क्या है कि जैसे इसके बारे में आपको बस केवल इतनी सी बात याद रखनी है, मैं आपको थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ कि कुछ पादप के जो परागकण हैं यानी नर युग्मकोद्भिद और टेपिटम है उनके द्वारा कुछ पदार्थ स्रावित किया जाता है। तो ये परागकण के बाह्य आवरण है उसके अंदर क्या होते हैं, फंस जाते हैं। जब ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं तो ये जो परागकण के अंदर जो पदार्थ फंस गए थे बाह्य आवरण के ऊपर टेपिटम और परागकण के द्वारा या नर युग्मकोद्भिद के द्वारा स्रावित किए गए थे, और जो कोशिकाएं उनके बीच में अवकाशों के बीच में फंस गए थे। जब ये बाह्य वातावरण के संपर्क में आते हैं तो ये बाह्य वातावरण में फैलकर क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो देखिए अपन बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, यानी बात ये कर रहे हैं एक है यानी कुछ पादपों के परागकण, कुछ पादपों के परागकण मनुष्य में एलर्जी तथा श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, गेहूं के साथ आयातित, गेहूं है उसका आयात किया था, तो गेहूं के साथ आयातित एक घास है, उस घास को नाम दिया गया है पार्थेनियम या गाजर घास। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल है गेहूं के साथ आयातित का मतलब है गेहूं के साथ बाहर से आयात हुई थी, बाहर से आई थी, फॉरेन कंट्री से आई थी। तो गेहूं के साथ आयातित क्या है, पार्थेनियम, या इसको नाम दिया गया है गाजर घास, गाजर घास। ठीक है, इस प्रकार। इसके अलावा देखो अब एक और अपन फैक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो परागकण होते हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। परागकण जो होते हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए जो परागकण उत्पाद है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जो देश हैं उनके अंदर इनका उपयोग यानी पराग संपूरकों के रूप में, पराग पोषकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो दूसरा फैक्ट क्या हो गया, एक फैक्ट तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा फैक्ट क्या हो गया वो बताते हैं। देखिए समझो एक बार वापस से, मैंने क्या कहा कि जो परागकण हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और इनके अंदर पोषक तत्वों के साथ साथ यानी असंतृप्त जो वसा होती है वो होती है। इसलिए जो पश्चिमी देश होते हैं यानी विभिन्न जो बहुत सारे जो देश हैं वो क्या काम करते हैं, इन परागकणों का उपयोग जो एथलीट होते हैं, जो एथलीट यानी जो एक तरीके से अपन क्या करते हैं, जो धावक वगैरह होते हैं, इसके अलावा घोड़े जो होते हैं, जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, परागकणों का। क्यों किया गया है, क्योंकि जो परागकण हैं यानी पोलन प्रोडक्ट के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वापस बता देता हूं क्या बताया गया है कि ऐसे पूछ लेता है कई बार एक क्वेश्चन कि पोलन प्रोडक्ट क्या है, तो आप ये बताओगे
कि परागकण जो होते हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनके अंदर पोषक तत्वों के साथ साथ असंतृप्त वसा भी होती है, जिनका उपयोग दौड़ने वाले घोड़े तथा विभिन्न एथलीट अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। अतः इन जो ये टैबलेट्स हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ हैं, इनको नाम दिया गया है पोलन प्रोडक्ट। ठीक है, पराग उत्पाद। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो पराग उत्पाद है उनके द्वारा क्या है, विभिन्न प्रकार की कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह है वो भी बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार की क्रीम वह कॉस्मेटिक पदार्थ है वो बनाए जाते हैं। तीसरा फैक्ट हमारे पास यहां पर है कि परागकण की जीवन क्षमता, यानी कुछ पादपों के जो परागकण हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और कुछ पादपों के परागकण हैं वो कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं। जैसे हम बात करें, अच्छा पहले आपको पोलन प्रोडक्ट से रिलेटेड बात बताता हूं। देखिए क्या बताया गया है, यानी परागकण पोषक तत्वों से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें पोषक तत्वों के साथ साथ पोषक तत्वों के साथ साथ इनमें पोषक तत्वों के साथ साथ असंतृप्त वसा भी होती है। अतः धावक जो दौड़ने वाले होते हैं, धावक घोड़े तथा एथलीट्स अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किसके रूप में, पराग उत्पाद के रूप में करते हैं। पराग उत्पादों के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो मैंने एक बात बताई, एक बात और याद रख लेना, क्रीम वगैरह है उनका भी वो जो विभिन्न प्रकार की कॉस्मेटिक क्रीम है, कॉस्मेटिक क्रीम बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, परागकण का। तीसरा मैंने बताया परागकण की जीवन क्षमता से रिलेटेड, तो परागकण की जीवन क्षमता से रिलेटेड बातें क्या बताई है वो मैंने बताई। देखो कि अलग अलग पादपों के जो परागकण हैं उनकी जीवन क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अनाज जो होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो अनाज हैं, इन परागकणों की जीवन क्षमता जो है वो कितनी है, लगभग 30 मिनट। ठीक है, कई पादपों के परागकण हैं उनकी जीवन क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो देखिए हमने क्या बात की, परागकणों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है भाई, अब अपन बात कर रहे हैं यहां पे जैसे अनाज की। अनाज की जो अनाज के परागकणों की, अनाज के परागकणों की जीवन क्षमता, अनाज के परागकणों की जीवन क्षमता कितनी बताई है भाई, मैंने बताया अभी 30 मिनट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे रोजेसी कुल के प्लांट जो होते हैं उनके अंदर रोजेसी कुल के पादप हैं, इनके परागकणों की जीवन क्षमता, पादप के परागकणों की जीवन क्षमता जो होती है
वो कितनी होती है, 1 महीने तक होती है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जैसे यानी फसल प्रक्रम में, यानी फसल प्रक्रम यानी जो अलग अलग प्रकार के जो किसान हैं, यानी फसली पैदावार बढ़ाने के लिए परागकण यानी अपन ये कह सकते हैं कि कृत्रिम रूप से फसली यानी फसलों के अंदर प्रजनन कराने के लिए और फसली पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी वाले परागकणों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है। तो लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। और नाइट्रोजन जो द्रवित नाइट्रोजन जो होगी, देखिए मैंने क्या बताया है, देखिए समझो आप, देखिए मैंने बताया आपको कि जैसे इससे रिलेटेड अपन ने बात की है, फिर अपन ने बात की परागकणों की जीवन क्षमता। परागकणों की जीवन क्षमता में हमने कहा कि अनाज के परागकणों की जीवन क्षमता कितनी है, 30 मिनट है। फिर रोजेसी कुल के प्लांट है, उनके अंदर परागकणों की जो जीवन क्षमता है वो कितनी है, उनकी है रोजेसी कुल के पादपों के अंदर 1 महीने है। लेकिन जैसे अपन ने बात की कि देखो फसल प्रक्रम में, फसली प्रक्रम में, फसली प्रक्रम का मतलब है कि जो किसान जो लोग हैं वो जैसे उन्नत किस्म के प्लांट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, जो परागकण है, परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित यानी लंबे समय तक द्रव नाइट्रोजन में, ध्यान रखना, लंबे समय तक द्रव नाइट्रोजन, ये द्रव नाइट्रोजन जो है वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो नाइट्रोजन है वो द्रव हो जाती है। द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, यानी परागकणों को किसके अंदर, जो पराग बैंक है, पराग यानी जैसे अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्लांट हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के उन्नत बीज हैं उनको सुरक्षित रख करके रखा जाता है। उसी प्रकार परागकणों को भी पराग बैंकों के अंदर, किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, क्या, द्रव नाइट्रोजन के अंदर संरक्षित रखा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो परागकण है, लघु नर युग्मकोद्भिद है, उसका परिवर्धन किस प्रकार होता है वो हम पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, वो स्टार्ट करते हैं। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन से पहले आपको थोड़ी सी बात बताते हैं। देखिए डायग्राम में क्या क्या है उसके रिलेटेड बात करते हैं। देखिए हमने बात यहाँ पे की थी कि लघु बीजाणु 4 के समूह में होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लघु बीजाणु चतुष्क। इसमें से एक लघु बीजाणु बाद में क्या बनाएगा, परागकण। ये परागकण जो है वो इस प्रकार यहां तक पहुंचेगा, यानी एक तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो नर युग्मकोद्भिद को निरूपित करने वाली संरचना है ये। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बताते हैं उससे रिलेटेड बात वो समझो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लघु बीजाणु होता है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो लघु बीजाणु है, इस लघु बीजाणु से जो नर युग्मकोद्भिद है उसका परिवर्धन किस प्रकार होता है वो हमको समझना है। नर युग्मकोद्भिद की परिभाषा क्या कहेंगे, देखिए ये नर युग्मकोद्भिद है, मतलब लघु बीजाणु है, वो पहले क्या बनाएगा, परागकण। और आपको थोड़ी सी बात पहले ही बता देता हूं मैं। देखिए जैसे आप एक चीज समझो, ये जो आपको स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं ये स्त्री केसर से रिलेटेड है और यहां पर परागकण आकर गिरेगा।
जब परागकण यहाँ पर पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर, तो ये परागकण इस कंडीशन पर आकर गिरेगा और इसके पश्चात ये इस कंडीशन में यहाँ से क्या है, ऐसे पराग नलिका इससे विकसित होगी, यानी परागकण है वो यहाँ से इसमें पहुंचेगा, ऐसे बनेगा। तो ये जब ऐसी नलिका रूपी संरचना जब निकलेगी तो इसको कहेंगे अपन अंकुरित परागकण। और परागकणों का अंकुरण कहाँ पे होगा, वर्तिकाग्र पर। तो ये जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पे परिवर्धन के रूप में बता रखा है, जबकि हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो संरचना बनेगी ये परागण के टाइम में बनेगी। ध्यान रखना, ये जो संरचना है वो परागण के टाइम में बनेगी। यानी परागण का मतलब क्या होता है कि जो परागकण है, देखो एक है परागण और एक परागकण। परागण एक प्रोसेस है, परागकण एक कोशिका है, एक संरचना है, ठीक है। तो ये परागकण जब यहां पर पहुंचेगा तब इस संरचना का विकास होगा। ये आपको मैं बताता हूं, अब समझिए क्या क्या बताना है वो समझो। देखो आपको क्या क्या सीखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे कि जो परागकण है, परागकण से पहले आपको बताते हैं कि लघु बीजाणु, लघु बीजाणु पहले मैं बोल के बताता हूं। देखो आपको क्या बात याद रखनी है कि जो लघु बीजाणु है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। अब नर युग्मकोद्भिद की डेफिनेशन कैसे दोगे, जो अंकुरित परागकण होते हैं उन अंकुरित परागकणों को ही क्या नाम दिया गया है, नर युग्मकोद्भिद। तो परागकणों का अंकुरण कहां पे होगा, वर्तिकाग्र पर। ध्यान रखना। अब क्या बता रखा है कि जो नर युग्मकोद्भिद है उसका परिवर्धन कैसे होता है। तो ये दो चरणों में संपन्न होता है, एक तो परागण से पहले और एक परागण के बाद में। परागण से पहले क्रिया कौन कौन सी होगी वो समझो। सबसे पहले कि जो चतुष्क है वो चतुष्क से लघु बीजाणु पृथक हो जाएंगे और ये परागकण के रूप में अपने आकार में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संचयन करेंगे और अपने आकार में कर लेंगे, वृद्धि करेंगे, गोलाकार हो जाएंगे, तब उसको क्या कहेंगे अपन, परागकण। अब ये जो परागकण है इस परागकण में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से इस परागकण के अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक तो बड़ी कोशिका और एक क्या होती है, छोटी कोशिका। ये परागकण है और ये परागकण के केंद्रक और कोशिका द्रव्य में विभाजन हुआ और इसमें दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। दो कोशिकाएं कौन कौन सी हो गई, एक तो कायिक कोशिका और एक क्या हो गई, जनन कोशिका। कायिक कोशिका, जो बड़ी कोशिका है वो कायिक कोशिका और जो छोटी कोशिका होती है वो क्या होती है, जनन कोशिका। कायिक कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, वो इसके अंदर क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब कायिक कोशिका के अंदर जो आरएनए है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जो डीएनए है उनकी मात्रा क्या होती है, इस जनन कोशिका की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, अब क्या बताया, ये तो थी बात, यानी एक तरीके से परागण से पहले की प्रक्रिया। दूसरी बात में क्या होता है कि जब परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो ये परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो क्या होगा, इस परागकण से, ये परागकण है उसके कौन से भाग से, जनन छिद्र से एक नलिका विकसित होती है और इस नलिका को नाम दिया जाता है पराग नलिका। एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जनन छिद्र से पराग नलिका निकलेगी, लेकिन इस पराग नलिका का विकास कौन सी कोशिका से होता है, कायिक कोशिका से। जब कायिक कोशिका बाहर निकली है, ऐसे बाहर ये कायिक कोशिका जब ये पराग नलिका के रूप में विकसित हुई, बढ़ी आगे, तो यहाँ से क्या है, एक तो कायिक कोशिका का केंद्रक और एक जनन कोशिका केंद्रक यहाँ पर आ जाते हैं। अब जनन कोशिका का जो केंद्रक है वो विभाजित होकर कितने केंद्रक बनाता है, दो केंद्रक। तो इसी को नाम दिया, यहाँ पे अंकुरण हुआ और इसी को क्या नाम दिया गया है, नर युग्मकोद्भिद, यानी अंकुरित परागकणों को ही क्या नाम दिया जाता है, नर युग्मकोद्भिद। देखिए समझो क्या क्या बताई। सबसे पहले मैंने बात की है यहाँ पे, देखिए बात हमारे पास यहाँ पर यह है कि जो लघु बीजाणु है, इस लघु बीजाणु को देखो, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, देखो लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की
प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की क्या है? प्रथम कोशिका, पहली बात। दूसरी बात, अपन को डेफिनेशन बतानी है, तो क्या नाम बताया है कि अंकुरित पराग कणों को क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अंकुरित परागकणों को क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद। अब इस नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो 2 स्टेप में पूरा होता है। इसका विकास 2 चरणों में संपन्न होता है। इसका विकास 2 चरणों में संपन्न होता है। अब ये 2 चरण कौन कौन से हैं? एक तो परागण से पहले, तो परागण से पहले जब लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त होकर गोलाकार आकार में वृद्धि कर परागकण बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो परागकण है वो क्या काम करेंगे? ये परागकण है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या करेंगे? संचयन करेंगे। अब जो परागकण है, मैं इसे बोल के ही बताता हूं कि जो परागकण होंगे उसमें अब क्या होगा? समसूत्री विभाजन। अब परागकण में ध्यान रखना, कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। आगे की बातें बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि जो परागकण है इसमें कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2 कोशिकाएं। बड़ी जो कोशिका होगी, देखिए बड़ी जो कोशिका होगी वो कौन सी कोशिका होगी? कायिक कोशिका। और जो छोटी तर्कुरूपी जो कोशिका होगी, तर्कुरूपी जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका होगी? जनन कोशिका। ठीक है। अब क्या बातें बताई गई है कि जो कायिक कोशिकाएं हैं इसमें आरएनए, संचित भोज्य पदार्थ और विभिन्न प्रकार के पदार्थों की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि जनन कोशिका में डीएनए की मात्रा कायिक कोशिका से क्या होती है? ज्यादा होती है। एक बात और बता देते हैं कि ये जो कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका ये क्या काम करेगी? देखिए कायिक कोशिका जो है, कायिक कोशिका वो क्या काम करेगी? उससे रिलेटेड बात की समझिए आप। जो कायिक कोशिका होगी वो परागकण के अंकुरण के समय पराग नलिका का विकास या पराग नलिका का जो निर्माण है वो किससे होता है? कौन सी कोशिका से होता है? कायिक कोशिका से। देखो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर आकर गिरेंगे, समझो आप। देखो जैसे अब हम बात करते हैं, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं आपस से। देखिए ये परागकण इस कंडीशन में आकर यहां पर गिरते हैं, इस कंडीशन में आकर यहां पर गिरेंगे। अब परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो गई? परागण की प्रक्रिया। जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हुई तो यहां से इस परागकण से क्या होगा? ये पराग नलिका विकसित होती है। ये पराग नलिका विकसित होगी, क्यों गई भाई? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है? नर युग्मक है और यहां पर क्या है? मादा युग्मक। तो नर युग्मक को कहां पर पहुंचना है? मादा युग्मक तक पहुंचना है ना, ये समझना जरूरी है आपको। तो यहां पर क्या होगा कि कायिक कोशिका से पराग नलिका विकसित हुई। अब ये पराग नलिका जब विकसित होती है उसी समय जनन कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर कितने केंद्रक बनाता है? 2 केंद्रक बनाता है। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ऐसे पूछ लेते हैं कि नर युग्मकों में नर
यानी ऐसे पूछ लेता है नर युग्मकोद्भिद में केंद्रकों की संख्या बताओ, तो नर युग्मकोद्भिद जो होता है उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एक तो नलिका केंद्रक, नलिका केंद्रक की कौन सी कोशिका का केंद्रक है? कायिक कोशिका का केंद्रक। और ये जो जनन कोशिका का केंद्रक है वो विभाजित होकर कितने केंद्रक बना लेता है? 2 केंद्रक बना लेता है। क्योंकि ध्यान रखना, हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और उसमें निषेचन क्या होगा? 2 बार संपन्न होता है। तो 2 नर युग्मक चाहिए हमें। ये दोनों नर युग्मक हैं, नर युग्मक 2 हैं, 1 और ये 2। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जब पराग नलिका का निर्माण होगा, पराग नलिका जब विकसित होगी तो उसी समय क्या है? जनन कोशिका जो है उसका केंद्रक विभाजित होकर कितने केंद्रक बनाएगा? 2 केंद्रक। तो इसी को तो अपन ने डेफिनेशन में नाम दिया है कि अंकुरित परागकणों को ही क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो ये तो थी बात हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे पूछ लेता है कई बार कि जैसे ये निरक केंद्रक कुछ समय के लिए यहाँ पे रहेगा, फिर बाद में क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नर जो युग्मक है वो दोनों जो नर युग्मक हैं वो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए क्या होंगे? काम आएंगे। तो ये तो थी बात हमारे पास इससे रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।